हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस जिसमें आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं होती है, क्या होती है, वो प्रकृति द्वारा हमें मिलती हैं और कुछ होती हैं मानव सर्जित, यानी हमारे द्वारा, मानवों द्वारा क्या किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। क्रियाकलाप 5.1 देखते हैं। क्रियाकलाप 5.1 में आपको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक अर्थात कि वैसी पदार्थ, वैसी चीज़ें हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, और दूसरा है मानव निर्मित, यानी जो मानवों द्वारा निर्मित होती है, तैयार होती है। तो आपको क्या करना है, दोनों वर्गों में क्या करना, आपको उनके नाम लिखने, ऐसी पदार्थों के, ऐसी वस्तुओं की सूची यहाँ पे आपको तैयार करनी है। आगे देखेंगे हम क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं, क्योंकि यह सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन, क्या वायु, जल, मृदा और खनिज जो है आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। बूझों के मन में एक सवाल आया है, क्या हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो क्या हम सभी जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, तो उनका हम निरंतर उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है जो वस्तु, उनका बहुत ही संभाल के, सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में उनकी कमी ना हो। आगे देखेंगे क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल में एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे दो वर्गों में क्या किया गया है, प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया। पहला यहाँ पे दिया गया आपको अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है सूर्य प्रकाश और वायु, क्या है, मानवीय क्रियाकलाप, यानी मानवों द्वारा क्या होगा, ये समाप्त नहीं होंगे। ये क्या है, हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। आगे देखेंगे दूसरा हमारा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में देखिए प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ठीक है, तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या है, सीमित है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण आपको दिए गए वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये बहुत सीमित संसाधन है, इनका उपयोग हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 5.2 देखते हैं। यह कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, इन्हें पॉपकॉर्न या मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों में भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट लीजिए। अब इन समूहों को 1, 2, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। यह उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह का पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह को तीसरी पीढ़ी को निरंतर उपभोग करने के लिए कहिए। अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्रियाकलाप करना है। आगे देखेंगे हम, मान लीजिए पात्रों के खाद्य पदार्थों यानी कोयले, पेट्रोलियम
या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि जो है आपको किस तरह से आपकी जो है आने वाली पीढ़ी के लिए आपको प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखना चाहिए, जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है उनका उपयोग कर सके। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीवों प्राणियों के मृत अवशेष यानी जीवाश्मों से होता है, अंततः इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखेंगे 5.1 कोयला। कोयला में देखते हैं हम, आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1 में कोयला दिया गया है, हम देखते हैं आगे। उससे पहले देखेंगे यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चित्र 5.1 में कोयला इस तरह से होता है। अब देखेंगे खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता था। और कोयले का उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से क्या है कोयले का। अब देखेंगे कोयले की कहानी। कोयले हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और यह कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कोयले हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार बनते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे जो प्रक्रम होता है वो क्या है, कोयले में परिवर्तित होता है और क्या कहलाता है, हमारा कार्बनीकरण कहलाता है। आगे देखेंगे, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वनस्पति के जो अवशेषों से बना, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं आप। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। चित्र 5.2 में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको देखिए चित्र 5.2 आपको दिया गया है कोयले की एक खान। ठीक है, इस तरह से होती है। आगे देखेंगे, वायु में गर्म करने पर कोयला क्या होता है, जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, वैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, अब कोक देखेंगे। कोक सबसे पहले देखेंगे कोक में क्या है। ये क्या है, एक कठोर संरचित और काला पदार्थ है। ये लगभग ये क्या है, लगभग शुद्ध रूप से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग क्या होता है, स्टाफ के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अब देखेंगे बी में कोलतार। कोलतार क्या है, चित्र 5.3 में देखिए आपको यहाँ पे कोलतार दिया गया, इस तरह से होता है। ये क्या है आप, यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य है। चित्र 5.3 में नीचे आपको दिया गया है। ये लगभग क्या है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें लगभग 200 पदार्थ से ये बना होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कोलतार के उपयोग क्या हैं। आगे देखेंगे, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद यानी बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिटुमेन आपको ध्यान रखना है, बिटुमेन का उपयोग है जो किया जाता है। अब देखेंगे सी कोयला गैस। कोयला गैस देखते हैं हम। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम
संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लंदन के 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे 5.2 पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में डीजल का काम लिया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति क्या है, पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम यानी तेल। ठीक है, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रोलियम यानी चट्टान और तेल से हुई है, क्योंकि यह जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए। ठीक है, इस तरह से उनको नाम दिया गया है पेट्रोलियम। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब यह जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त हुई। आगे देखेंगे चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे चित्र 5.4 में आपको इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, तो जो है तेल है और जो तेल की जो परत है वो क्या है, जल से ऊपर है। इस तरह से आपको देख लेना एक बार। आगे देखेंगे, विश्व का पहला तेल का कुआं है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेशित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम का परिष्करण। ठीक है, तो पेट्रोलियम के गहरे रंग का तेलीय द्रव्य, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों यानी प्रभाजों को पृथक करने का परिष्करण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम परिष्करण इस तरह से होता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। चित्र 5.5 में आपको दिया गया है। इस तरह से पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। नीचे देखेंगे आपको पेट्रोलियम के जो हैं क्या है, विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम का संघटक आपको सबसे नंबर 1 में दिया गया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। इसका उपयोग कहाँ होता है, घरों और उद्योगों में जो है ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है आपका पेट्रोल, इसका उपयोग आपका मोटर, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायन। तीसरा आपको दिया गया है मिट्टी का तेल, इसका उपयोग कहाँ होता है, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में। और डीजल है आपका जो भारी मोटर वाहन होते हैं, विद्युत जनरेटरों के लिए होता है। ठीक है, और स्नेहक तेल है, इसका उपयोग स्नेहक में होता है। और पैराफिन मोम, यह है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और बिटुमेन, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेंट और जो सड़क होती है रोड के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको सारणी 5.1 समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि में होता है। पॉलीथीन और अन्य मानव से जो निर्मित प्लास्टिक होती हैं उनके जो औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी जो यूरिया होता है उसके उत्पाद हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी
कहा जाता है या काला सोना भी कहते हैं। अब 5.3 देखेंगे, प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका जो परिवहन होता है क्या है, पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह जो प्रक्रम है वो प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जल यानी जो बड़ौदा गुजरात में दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। जो भारत में प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार हैं, हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है जो प्राकृतिक गैस है और इन्हीं सब जगह स्थानों पर आपको पाई जाती हैं। क्या बुझो के मन में एक सवाल आया, देखिए, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहली बताती है नहीं, इनका बनना जो है क्या है बहुत धीमा प्रक्रम है। इनके बनने के लिए परिस्थितियाँ जो हैं प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, तो क्या है जो है आपकी पेट्रोलियम है, कोयला है, ये जो प्राकृतिक गैस है वो आप इनका जो है निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकती। ये जो प्रक्रम है बहुत ही धीमा है, इसमें कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे देखेंगे 5.4, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है कि कुछ जो प्राकृतिक संसाधन वो बहुत सीमित हैं, उनका हमें ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ जो प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, ठीक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पर, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। ठीक है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ियों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करिए। ठीक है, इस तरह से सभी बातें आपको नियम जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। यहाँ पे आपको अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। होमवर्क में आपको अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, आपको चैप्टर में से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल अभ्यास में 1 से लेके 9 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।